अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको फोर्स इलोंगेशन डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, और कुछ मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ शुरू में हमने डिस्कस की थी उनके बारे में मज़ीद जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन इस कर्व पे बात करने से पहले जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो उनको दोहराना जो है वो ज़रूरी है, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से उनको दोहराएंगे। और हम हुक्स लॉ के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे कि हुक्स लॉ जो है वो क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक है, जितनी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, तो जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी स्ट्रेस उस बॉडी के अंदर जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, यानी जितनी डिफॉर्मेशन होती जाएगी उतनी स्ट्रेस। और अगर हम जो है वो ज़्यादा डिफॉर्मेशन करेंगे तो स्ट्रेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन एक ख़ास हद तक अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल हालत में वापस जो है वो नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो हुक्स लॉ जो है ये ओबे करता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इसको मज़ीद जो है समझने के लिए यहाँ पे हम एक वायर जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये फिक्स है और ये इस तरह से हम इस पे फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, और ये जो है वो टोटल वायर की लेंथ है। ठीक है, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है उसमें जो है वो इजाफा हो गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसकी लेंथ में डेल्टा एल जो है वो इस फोर्स की वजह से हुआ, क्योंकि इस फोर्स की वजह से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे या जो एटम्स थे वो जो है वो स्ट्रेस में आ गए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम ये फोर्स लगाएंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एक इसी तरह की एक फोर्स जो है वो पैदा होती है, जो कि चाहती है कि ये जो ओरिजिनल यानी बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में जो है वो वापस आ जाए। उसको कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और वही जो है वो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो पैदा करती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने एक फर्स्ट ईयर में हमने स्प्रिंग का पढ़ा था कि एक स्प्रिंग को आप पकड़ के खींचते हैं तो जो एफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। और जो थोड़ी देर के बाद जब आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो वो स्प्रिंग जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा। जिस फोर्स की वजह से वो वापस अपनी ओरिजिनल यानी कंडीशन में वापस जाता है उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ये एक यानी कि इस तरह जो है वो फोर्स जो है वो जनरेट होती है। इस फोर्स के बिल्कुल यानी आप कह रहे हैं कि ऑपोजिट इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, और उसी को हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। जिस तरह हम ये इसको डिफॉर्मेशन खींचते जाएंगे, लंबा करते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेस जो है वो उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन जो है ये है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो वन डायमेंशनल है या जो लेंथ के अलोंग है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन 3 टाइप्स की होती हैं। तो पहला जो था वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस थी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो है वो अब इसकी लेंथ में जो है वो इजाफा हो जाएगा। जब हम इसको इस फोर्स को ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर या एटम के अंदर जो स्ट्रेस है वो भी खत्म हो जाएगी, और ये जो वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हुक्स लॉ, यानी जितनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन उतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस। ठीक है, जितनी जो है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रेन बढ़ाएंगे, स्ट्रेस भी जो है वो उसके साथ साथ जो है वो दोनों में इजाफा होगा। तो इसको कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, अब हम जो है वो एक मटेरियल की हम बात करेंगे जिसकी हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है वो ड्रा करनी है, जिसको फोर्स इलोंगेशन कर्व का भी नाम दिया जाता है। ये एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है जिसमें हम इस डिवाइस को जो है वो फिट करते हैं, और फिर हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स लेते हैं, यानी हम उसमें डिफॉर्मेशन देते जाते हैं, और डिफॉर्मेशन की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती जाती है वो भी हम डाटा कैलकुलेट करते हैं। और डाटा कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हम एक ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं, और जो देखते हैं कि वो ग्राफ जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ से तो हमें यही लग रहा है कि स्ट्रेस जो और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा ये लीनियर ग्राफ बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राफ जो है वो थोड़ा सा चेंज बनता है, और उस ग्राफ को ही हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस ग्राफ को फोर्स इलोंगेशन डायग्राम भी कहते हैं। फोर्स इलोंगेशन इसलिए कि हम फोर्स जब लगाते हैं तो वो उसकी लेंथ में जो है वो इजाफा होता है। ठीक है, लेंथ मतलब टेंसाइल स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई और
टाइप की स्ट्रेस नहीं ले रहे हम, ठीक है। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम ये वाला जो एक्स एक्सिस है उस पे जो है वो हम स्ट्रेन ले रहे हैं और जो वाई एक्सिस है इस पे हम ले रहे हैं स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेन को जो है वो हम इस ये वाले सिंबल से शो करते हैं और स्ट्रेस को जो है ये सिग्मा सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। अब जब हमने इस पे ऊपर डिफॉर्मेशन जो है यानी जैसे हमने रॉड की बात की कि हमने उसको खींचना शुरू किया, उसको डिफॉर्म करना शुरू किया, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस थी उसमें भी इजाफा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसका यही मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते जाएंगे यानी उसको लंबा ज़्यादा होती जाएगी तो स्ट्रेस जो है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एक लम्हा ऐसा आएगा जब आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाएगी, और यही जो है इसी को हुक्स लॉ जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, जीरो से लेके इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक, जीरो से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन यही शो कर रही है कि बॉडी जो है उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसीलिए हमने इस ए पॉइंट को यानी जीरो से ए पॉइंट को हमने सिग्मा पी का नाम दिया है प्रोपोर्शनल लिमिट, या दूसरे लफ्जों में यहाँ तक जो है ये बॉडी हुक्स लॉ को ओबे करती है। जितनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी, कम डिफॉर्मेशन होगी तो स्ट्रेस भी कम होगी, ठीक है। और इसको कहते हैं, दूसरा इसका नाम है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट भी इसलिए कि जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो पॉइंट पहला हो गया। अब देखें, इस पॉइंट पे ले जाके अगर हम ये मतलब फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो बॉडी क्या होगी कि दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी डिफॉर्मेशन और यानी उसको पकड़ के और थोड़ा सा खींचते हैं और देखते हैं कि वो अब क्या सिचुएशन होती है। तो पॉइंट ए से लेके बी तक, तो पॉइंट ए से लेके बी तक जो है इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो डिफॉर्म होती है, ठीक है। अब आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में बॉडी चली जाती है, यानी जो डिफॉर्मेशन हुई थी लेंथ में हुई थी या जिसमें भी हुई थी, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो मैं उसी में यानी आपको समझाती हूँ। तो क्या होगा कि जितनी लेंथ में इजाफा हुआ था जब आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को हासिल कर लेती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो ये देखें कि अगर ए से लेके बी तक जो है वो डिफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन उसके बाद जो है अगर हम फोर्स अप्लाई करना यानी कि उसको खींचना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो दोबारा जो है वो अपनी इलास्टिक लिमिट में या अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाती है। यानी ए से लेके बी तक वो पॉइंट है जब बॉडी जो है जो अपने रिगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप को। तो जीरो से ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट और जीरो से बी तक क्या हुआ, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और इस इलास्टिक लिमिट को हम सिग्मा ई से जो है वो शो करते हैं कि बॉडी यहाँ तक इलास्टिसिटी का बिहेवियर जो है वो शो करती है, ठीक है। जैसे ही हम बी से आगे जाएंगे बॉडी जो है वो इलास्टिसिटी वाला बिहेवियर जो है वो उसका ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट बिहेवियर शुरू हो जाएगा जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो जितनी उसकी लेंथ में चेंज आ चुकी होती है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आता, यानी जितनी उसकी डेल्टा एल लेंथ में इजाफा हो चुका है वो परमानेंट हो जाती है। तो ऐसे बिहेवियर को क्या कहते हैं, प्लास्टिक, ठीक है। यानी अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाती है तो इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी बिहेवियर, और अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आती तो ऐसा बिहेवियर क्या कहलाएगा, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो देखें बी से आगे यानी इस बी को कहते हैं यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इस यील्ड पॉइंट में यानी कि वो एक खास, यानी अगर हम यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करें वो खास स्ट्रेस जिसके बाद अगर आप मजीद बॉडी में स्ट्रेन देंगे या डीफॉर्मेशन देंगे तो वो परमानेंट हो जाएगी, बॉडी फिर अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आ सकेगी, बल्कि जो है वो बॉडी इसके बाद क्या प्लास्टिक रीजन में चली जाएगी। यानी उसके बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, उसको खींचना बंद कर भी देते हैं तो बॉडी में जो चेंज आ चुका होगा वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बियॉन्ड बी प्लास्टिक लिमिट जो है वो इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा और प्लास्टिक बिहेवियर जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सी, यानी बी से लेके सी तक, ठीक है। बी से लेके सी तक जो है इसको कहते हैं सिग्मा एम से हम शो करते हैं।
इसको सिग्मा एम से शो करते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि बी से आगे जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर जो है वो शुरू हो जाएगा। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी आप कहीं भी बॉडी को जो है वो छोड़ेंगे तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जो है वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। बल्कि जो उसमें डिफॉर्मेशन हो चुकी होगी वो डिफॉर्मेशन परमानेंट उसमें रहेगी। तो ऐसे बिहेवियर को जो है वो हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। और इसको कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हम इसको जो है वो ड्रा करें, अगर हम इसको इस पॉइंट को जो है वो यहाँ पे ड्रा करें स्ट्रेस वाले पॉइंट पे, तो ये आप देखें कि मैक्सिमम स्ट्रेस है बॉडी की, यानी पहले इससे नीचे ही स्ट्रेस बॉडी में थी, लेकिन अब जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है। इसके बाद जो है वो ये देखें स्ट्रेस बढ़ने की बजाय जो है वो कम होना शुरू हो गई है। थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर बॉडी शो कर रही है कि इसके बाद अगर आप उसको उसमें स्ट्रेन देते भी हैं, उसमें डिफॉर्मेशन देते भी हैं, यानी एक मतलब जो बॉडी ऊपर से जो है वो टाइट है, नीचे से आप उसको पकड़ के खींच रहे हो, उसके बाद अगर आप खींचेंगे भी तो उसमें स्ट्रेस जो है वो उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, इसको कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी इस तक बॉडी जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करती है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप मजीद भी उस पर फोर्स अप्लाई कर उसको खींची जा रहे हैं, उसको इलोंगेट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि इसके बाद बॉडी जो है वो फिर फ्रैक्चर कर सकती है या टूट सकती है, ठीक है। एक तो पहले परमानेंट बिहेवियर हो गया ना कि जितनी उसकी लेंथ में इजाफा होना था हो गया, लेकिन अब उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा कि अगर आप फिर भी जो है वो उसको खींचना जो है वो हम स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, तो क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉडी जो है वो फिर टूट सकती है, ठीक है। तो इसलिए यानी अगर इस तरह से है कि जैसे यही वही हमारे पास रॉड है, हम उसको पकड़ के नीचे से जो है वो नीचे से जो है वो ऐसे खींच रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक नेक सी नमूदार होगी, ऐसे ऐसे जैसे बॉडी टूटने वाली होती है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा भी इसको खींचेंगे ना तो ये और लंबी होती जाएगी और लंबी होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ से बॉडी टूट जाएगी, वो ये वाला जो है वो पॉइंट होगा, ठीक है। तो डी पॉइंट जो है यहाँ पे हमारे पास ये देखें, जो बी से लेके सी पॉइंट जो है ये प्लास्टिसिटी है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक बॉडी जो है वो उसके साथ वो प्लास्टिक बिहेवियर जो है वो शो कर सकती है। उसके बाद डी पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये है सिग्मा एफ, इसको फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। यानी इसके बाद अगर फिर भी आप उस बॉडी को जो है वो ऐसे खींचते हैं, नीचे को डिफॉर्मेशन देते हैं, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉडी जो है वो फ्रैक्चर कर जाएगी या मटेरियल जो है वो इस पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखें मुख्तलिफ जो है वो इसके पॉइंट हैं, ज़ीरो से लेके ए तक जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, ज़ीरो से लेके बी तक जो है वो इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। और इसको यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है, यानी वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है और प्लास्टिक वाली लिमिट जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक बॉडी जो है वो ओरिजिनल शेप में वापस आएगी, लेकिन इसके बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। तो पॉइंट बी से लेके सी तक जो है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप उस बॉडी को मजीद खींच रहे हैं तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉडी जो है वो फिर ब्रेक कर जाएगी, इसको फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ और मटेरियल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिन मटेरियल में ये सी और डी पॉइंट जो है वो ज़रा जल्दी आ जाता है, यानी सी के बाद फ़ौरन डी पॉइंट आ जाता है, यानी प्लास्टिक लिमिट के बाद फ़ौरन फ्रैक्चर वाला पॉइंट आ जाता है। यानी बॉडी जो है वो अपनी प्लास्टिसिटी को इतना ज़्यादा नहीं जो है वो कर सकती, जैसे ही आप थोड़ी सी भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं या उसको ज़्यादा खींचते हैं तो बॉडी जो है वो टूट जाती है। तो ऐसे मटेरियल जो है वो ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं, जस्ट ब्रेक आफ्टर द प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। यानी प्लास्टिक लिमिट के आने के थोड़ी देर बाद फ़ौरन जो है वो टूट जाते हैं, तो इनको जो है वो ब्रिटल सब्सटेंसेस कहा जाता है। इसमें हमारे पास जो है वो ग्लास, हाई कार्बन स्टील जो है ये इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इस लिमिट के बाद जो है वो जल्दी टूटते नहीं हैं, यानी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो और मतलब इतनी जल्दी जो है, यानी सी के बाद ये जो डी वाला पॉइंट है इतनी जल्दी नहीं आता, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उनमें रहती है टूटने तक, फ़ौरन वो नहीं टूट जाते। एक तो मटेरियल वो हो गए ना कि जिनमें जितनी इलोंगेशन होनी थी हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें जो इलोंगेशन वाली लिमिट आई वो फ़ौरन टूट गया, तो वो ब्रिटल हो गए, ठीक है। टेंडेंसी टू ब्रेक, फ़ौरन यानी उसमें मतलब ब्रेकेज आ गई, फ़ौरन टूट गया। ग्लास वगैरह इस तरह के मटेरियल है। लेकिन कुछ मटेरियल जो है वो पतले होते जाते हैं, लंबे होते जाते हैं, लंबे होते जाते हैं, लेकिन जल्दी टूटते नहीं हैं, ठीक है। यानी ये सी के बाद जो डी पॉइंट है इतनी जल्दी नहीं आता, इतनी जल्दी मतलब नहीं आता, फ्रैक्चर पॉइंट इतनी जल्दी नहीं आता, तो वो कहलाते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस, ठीक है।
अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अनटिल दे ब्रेक, ठीक है। तो इनमें आ जाते हैं लेड, कॉपर एंड रॉड आयरन आर डक्टाइल, ठीक है। ये देखें लेड और कॉपर है, आप इनको जितना मर्जी कूटी जाएं, ऊपर से ऐसे फोर्स अप्लाई करी जाए तो जल्दी टूटते नहीं हैं, बल्कि लंबे होते जाते हैं, पतले से होते जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है वो मटेरियल क्या हो गए, डक्टाइल जो है वो मटेरियल, ठीक है। तो इसकी बेस पे आपने इलास्टिसिटी के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो प्लास्टिक बिहेवियर है वो भी, उसके बाद वो कौन से मटेरियल हैं जो ब्रिटल होते हैं और वो कौन से मटेरियल हैं जो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। और ये सारे पॉइंट और इसमें जो पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो कौन सा पॉइंट है, या प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, या हुक्स लॉ जो है वो मतलब उसको डिफाइन करें। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ज़रा अच्छे से जो है वो समझना है, ठीक है।